नमस्कार, मैं विकास कुमार और आज हम आपको विकास के साथ विकास की बात में मिलवाते हैं राजमहल के विधायक अनंत ओझा जी से और उनसे जानते हैं कि उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में और वर्तमान कार्यकाल में जो उनका चल रहा है उसमें उन्होंने विकास पर कितना जोर दिया है। नमस्कार, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपने व्यस्त समय से हमें समय देने के लिए। विधायक जी, हमारा पहला सवाल ये है, चूँकि हमारा शो भी है विकास के साथ विकास की बात, हमारा पहला सवाल ये है कि पिछले 5 साल जो बीते, जिसमें बीजेपी की सरकार भी झारखंड में थी, आप भी बीजेपी से हैं, जितना विकास साहिबगंज में होना चाहिए था, क्या उतना हो पाया है, संभव हो पाया है और उस विकास से आप संतुष्ट हैं? नहीं, देखिए, सीधी बात है कि आज़ादी के 70 वर्षों बाद तक ये जो साहिबगंज है, या कह सकते हैं कि हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है, राजमहल विधानसभा क्षेत्र है, यह एकीकृत बिहार के समय में भी राज्य के अंतिम छोर पर था और झारखंड राज्य बनने के बाद भी यह जो विकास की अवधारणा है उसमें भी झारखंड से भी 500 किलोमीटर दूर रहा है। और जब सामान्य जनमानस के बारे में कहेंगे तो लोग कहते हैं कि कभी रेलवे का यहाँ लोको से हुआ करता था, साहिबगंज काफ़ी गुलजार था, राजमहल कभी मुगल काल का राजधानी हुआ करता था। ऐसी किदवंतियाँ समाज में चारों तरफ आपको मिलती थी। जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उम्मीदवार के रूप में यहाँ आया, बचपन यहाँ बीता है, यहाँ के गलियों में संघर्ष किया है मैंने, यहाँ के लोगों के सपनों को हमने देखा है। यहाँ के लोग के अंदर सामान्य जनमानस के मन में जो विकास की भूख थी और राज्यों का या केंद्र का तत्कालीन उस समय की जो केंद्र सरकारें थी उसके द्वारा जो उपेक्षा किया गया, तो उसको लेकर के सामान्य लोगों के जीवन मन में आक्रोश था। और एक छोटी छोटी बातों को लेकर के भी सामान्य लोगों को संघर्ष करना पड़ता था और रांची और दिल्ली और यानी कि विधानसभा से लेकर के लोकसभा स्तर तक अपने जनप्रतिनिधियों तक आवाज़ पहुंचानी पड़ती थी। आज हम कह सकते हैं कि 2014 में जब एक उम्मीदवार के रूप में हम आए तो हमने सीधे सीधे यहाँ के क्षेत्रवासियों को कहा, और एक ज्वलंत मुद्दा यहाँ का था गंगा पुल का। साहिबगंज में गंगा पुल बने, जब यहाँ गंगा पुल बनने की बात हुई तो बड़े राजनीतिक चतुराई से लोगों ने राजमहल में भी मानिकचक से गंगा पुल जोड़ने का बात कहा। और यह और केवल इसलिए कहा गया कि किसी को जो उस समय का नेतृत्व था उसको करना कहीं का नहीं था, इसलिए लोगों ने लगातार इसी प्रकार के विभाजनकारी सोच लेकर के जनमानस के बीच में एक द्वंद्व का वातावरण पैदा करना और वातावरण पैदा करके लोगों को बरगलाने का काम हुआ था। आप कल्पना कर सकते हैं कि आज़ादी के 70 साल बाद भी जिला मुख्यालय हो, राजमहल अनुमंडल मुख्यालय है साहिबगंज जिला का, वहाँ के लोगों को 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे बिजली मिलती थी भी मुश्किल से, और 8-8 दिन, 10-10 दिन तक ब्लैकआउट आता था। कोई किसी को देखने वाला नहीं था कि क्या हो सकता है। तो उस पीड़ा से निकल करके लोगों ने के पास गए, जनमानस के पास गए, और हमने सीधे सीधे कहा कि मेरे कार्यकाल में, मुझे अभी भी अच्छी तरह से याद है कि दिसंबर के महीने में 2 या 3 दिसंबर को पहली बार मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि मैं भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया है और अगर मेरे कार्यकाल में गंगा पुल का काम प्रारंभ नहीं हो पाया तो मैं अनंत ओझा खुद के लिए आपके दरवाजे पर वोट मांगने नहीं आऊँगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी जिसको भी उम्मीदवार बनाएगा उसके साथ खड़ा रहेंगे, लेकिन मैं स्वयं के लिए आपके दरवाजे पर वोट मांगने नहीं आएंगे। अच्छा विधायक जी, सवाल ये है कि आप बीजेपी से हैं, सरकार पिछली सरकार 5 साल बीजेपी की रही, वो जिस हिसाब से रफ्तार विकास का होना चाहिए साहिबगंज में आपके विधानसभा क्षेत्र में, वो रफ्तार नहीं दिखी, धीमा दिखा। इसके पीछे कारण क्या था? केंद्र में भी आप थे, राज्य में भी आप थे, यहाँ भी आप थे। कारण विकास जी अगर कहें तो कारण वास्तव में कुछ नहीं था। जो आम जनता की जो अपेक्षाएं थी, जैसे मैंने कहा कि हमने सीधा कमिटमेंट, क्योंकि आपके माध्यम से ही राज्य की जनता देख रही है कि आपने कहा कि राज्य में भी सरकार थी, केंद्र में भी सरकार थी, तो अगर अनंत ओझा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जब उम्मीदवार बनाया जाता है तो मुझे विश्वास था कि दिल्ली में मोदी जी बैठे हैं, आदरणीय नितिन गडकरी जी का नेतृत्व है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी और रघुवर दास जी के
रूप में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता आज मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित है, यहाँ काम रुकेगा नहीं। और इसी भरोसे से आप बाद के दिनों में फिर विधानसभा में चर्चा हुआ, माननीय नितिन गडकरी जी आए, उनसे भी जाकर के मिला। तो उसी जिद के कारण एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना साहेबगंज मनिहारी गंगा पुल, उस सपना को पूरा करता हुआ आज साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख रहे होंगे कि किस तेज गति से गंगा पुल का काम प्रारंभ हो गया है। उसी प्रकार से साहेबगंज के लोगों का सपना था खास महल। यहाँ अभी भी वर्तमान में नई सरकार आई है तो वो थोड़ा उसको उलझन में डाली है, लेकिन पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार में खास महल की समस्याओं को लेकर के लगातार संघर्ष करते विधानसभा पटल पर रखने के बाद जो सामान्य जनता की अपेक्षा थी, उस अपेक्षा को पूरा करते हुए सैद्धांतिक रूप से खास महल को समाप्त कर दिया गया है। नई प्रक्रिया के तहत कई उसमें थोड़ा तकनीकी पेच है, तब तक सरकार चली गई, नई सरकार आई है तो उस पर पहल नहीं कर पा रही है, लेकिन इसको लेकर के भी विधानसभा पटल पर हमने उठाया है और सरकार ने मुझे भरोसा दिया है कि जल्द से जल्द उसका हम समाधान कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि शैक्षिक रूप से आज़ादी के 70 साल हो गए। मैं ये बात जब सदन के अंदर कहता हूँ तो कई राजनीतिक मित्रों को लगता है कि आप इस तरह से क्यों कहते हैं। आज 70 साल हो गए, राजमहल अनुमंडल इतना पुराना अनुमंडल था जो मुख्यालय है मेरे विधानसभा का, उस राजमहल बच्चों को पढ़ने के लिए सरकारी कॉलेज नसीब नहीं था, और आज वहाँ मॉडल डिग्री कॉलेज बन करके तैयार हो गया जिसका कि पढ़ाई प्रारंभ होने वाला है। उसी प्रकार से पॉलिटेक्निक कॉलेज का हमने मांग किया, पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण भी हो गया और पढ़ाई भी प्रारंभ हो गया। उसी प्रकार से एग्रीकल्चर कॉलेज का भी हमने स्वीकृति कराया हुआ है, इंजीनियरिंग कॉलेज का भी स्वीकृति कराया हुआ है। अभी 3 दिन पहले विधानसभा के अंदर पूर्ववर्ती सरकार में भी मैंने मांग किया था, लेकिन इस सरकार में चूंकि जनप्रतिनिधि जो होता है वो जनप्रतिनिधि जनता की जो अपेक्षा आकांक्षा है उसको विधानसभा पटल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना ही उसका, मैं ऐसा मानता हूं कि उनका मुख्य उद्देश्य है कि सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाना। तो विश्वविद्यालय बने साहेबगंज में, इसको लेकर के भी विधानसभा में हमने गैर सरकारी संकल्प लाया था। तो शैक्षिक रूप से यह पिछड़ा हुआ इलाका, आवागमन के दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ इलाका, कनेक्टिविटी नाम का कोई चीज़ नहीं है, बिजली की व्यवस्था अत्यंत जर्जर थी, बिजली तो थी ही नहीं, मतलब कह सकते एक नया ग्रिड, हमने राजमहल में एक नया ग्रिड बनाया। यहाँ मल्टी मॉडल बंदरगाह माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय नितिन गडकरी जी के संकल्पों से यहाँ मल्टी मॉडल बंदरगाह का प्रथम फेज का लोकार्पण भी हो गया, अभी 2-3 फेज उसमें बाकी है। उसी प्रकार से स्मार्ट सिटी भी स्वीकृत है। तो जो विकास की भूख होती है, उसी प्रकार आप देखेंगे कि जो सड़कें थी हमारी, मैं जब जनप्रतिनिधि का पहली बार चुनाव में आया था तो राजमहल विधानसभा पूरे क्षेत्र में सड़क नाम का, जिसको कह सकते हैं कि आप सड़क है, मात्र 13 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी सड़क थी हमारे यहाँ, जिसको कि आप सड़क कह सकते हैं। और पिछले 5 साल का जो बीता हुआ 5 साल का कार्यकाल रहा, उस बीते हुए कार्यकाल में 100 किलोमीटर से ज़्यादा केवल पीडब्ल्यूडी का सड़क हमने स्वीकृति कराया, लगभग 350 किलोमीटर से ज़्यादा ग्रामीण सड़कों का स्वीकृति कराया। उसी प्रकार से अनेक आधारभूत संरचनाओं के क्षेत्र में आप देखें, आप नमामि गंगे के माध्यम से हमारे यहाँ कुल 17 घाट का निर्माण हुआ, करोड़ों रुपये की लागत से 17 घाटों का निर्माण हुआ, घाट बन करके तैयार भी हो गए। अब उन घाटों के रख रखाव एक समस्या है राज्य सरकार को। इसमें नमामि गंगे में हम लोगों ने भी रिपोर्ट चलाया था कि जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत जो निर्माण कराया गया, सोलर प्लेट के सोलर उखाड़ लिए गए, बैटरी गायब हो गई, टाइल्स टूट गए। तो आपको नहीं लगता कि नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट साहेबगंज में धरातल पर उतारा गया, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं उतारा गया, लेकिन वो कारगर साबित नहीं हुआ? नहीं, कारगर योजना तो देखिए, सपना, मैं छोटे जगह से आता हूँ और हमें भी अंदर से जिद है कि जमशेदपुर का बिष्टुपुर की तरह हमारे शहर का भी वातावरण बने। हमें भी जिद है कि मैं कहता हूँ अक्सर, थोड़ा ग्रामीण परिवेश के रहने के कारण, और गांव में अक्सर कहते हैं कि हम गांव के लोगों का पलायन शहर में होता है, लेकिन अगर शहर को ही के अंदर ही, गांव के अंदर ही अगर हम आधारभूत संरचनाएं खड़ी कर देंगे तो हम शहर, गांव को ही शहर बनाएंगे। ये बातें मेरे अक्सर, मैं अपने भाषणों में इस बात को कहता हूँ और उसको हमने उतारा है। आप जाएंगे तो ये जिस दियारा क्षेत्र में, साहेबगंज सदर ब्लॉक का जो दियारा क्षेत्र है, इस दियारा में कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि इस दियारा में भी पीडब्ल्यूडी सड़क बन सकती है। आज दियारा में रहने वाले नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा खटिया पर लाद करके लोग आते थे, यहाँ अस्पताल लाते थे, खाट पर 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर चल करके, कोई आवागमन नहीं था। आप जाएंगे आज वहाँ तो पीडब्ल्यूडी की चमचमाती सड़कें साहेबगंज दियारा ब्लॉक में आपको दिखाई देगा। उधवा के अंदर आप जाएंगे, उधवा से राधानगर सिरासिन, वो सड़क आपको लगता था कि मतलब कोई कह सकते हैं आप उसको
कि मानवीय संवेदना को झकझोरने लायक ऐसी सड़कों की स्थिति थी वहाँ। मैंने ग्रामीण सड़क, पारियो सड़क, उसमें भी पगडंडी बना हुआ, ऐसी सड़क से लोग, बड़ी आबादी, लगभग 1.5 लाख की आबादी, उसको भगवान भरोसे छोड़ दिया गया था। 97 करोड़ के लागत से आप जाएंगे तो चमचमाती सड़कें वहाँ बनी हैं। तो केवल बड़े शहरों में जो लोग हैं उन्हीं के लिए नागरिक सुविधा उपलब्ध हो, यह नहीं है। एक छोटे से शहर में भी, चाहे वो राजमहल जैसा सुदूरवर्ती इलाका, साहेबगंज इलाका भी नमामि गंगे के माध्यम से तत्कालीन केंद्रीय मंत्री उमा भारती जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के संकल्पों को उन्होंने पूरा किया, हमारे ही मांग पर पूरा किया, और बड़े भव्य घाट बने हैं यहाँ। अब घाटों के रख रखाव को लेकर के भी एक बड़ी समस्या है कि उसके रख रखाव, स्थानीय समाज का उससे जुड़ाव होना, उसके लिए कम्युनिटी प्रोग्राम कार्यक्रम चलाना, ताकि लोगों को लगे कि ये जो बना है ये हमारे लिए बना है। तो इस प्रकार का भाव, तब जाकर के इसकी सुरक्षा हो सकती है। मैं आपका फेसबुक प्रोफाइल देख रहा था, आपने कटाव को लेकर जोरदार तरीके से विधानसभा में सवाल उठाया। सवाल मेरा फिर घूमकर वहीं आता है कि पिछले 5 साल आपकी ही पार्टी की सरकार रही, क्यों नहीं कटाव का स्थायी निदान किया गया उस वक्त? नहीं, इसी नमामि गंगे का आपने जिक्र किया, एक और चर्चा करें। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, जैसे आज़ादी से पहले का जमशेदपुर एक शहर ऐसा है जहाँ सीवरेज युक्त शहर है, खास करके उसके 2-3 मुख्य जो इलाके हैं, बिष्टुपुर है, सोनारी है, ऐसे इलाके जो है वो सीवरेज युक्त है। आज राज्य बनने के बाद या राज्य बनने के पहले झारखंड का पहला सीवरेज ये साहेबगंज शहर को ये गौरव मिला है। और दूसरा सीवरेज की भी तैयारी आने वाला, मुझे लगता है कि 5-6 महीने के अंदर दूसरा सीवरेज भी राजमहल में तैयार हो जाएगा। ये ठीक है कि सीवरेज के कारण स्थानीय जनमानस का उसकी स्वीकारता, वो कितना उसको स्वीकार कर पा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में उसको 25 साल का मेंटेनेंस का जिम्मा दिया गया है। तो धीरे धीरे सीवरेज से जो भी लाभ है, जो भी इसका धनात्मक गुण है, इससे शहरवासी भी अवगत होंगे। और ये आधारभूत शहर के अंदर जो सामान्य आधारभूत संरचनाएं चाहिए, उन ज़रूरतों को पूरा करने में ये कारगर साबित होने का होगा। मेरा सवाल कटाव को लेकर था। इसी से जुड़ा हुआ आगे बढ़ करके आपने कहा गंगा कटाव के बारे में, तो हमारे यहाँ हमें सौभाग्य है कि माँ गंगा का वरदान और सानिध्य साहेबगंज जिले वासियों को मिला है। और ये कह सकते हैं कि एक तरह से 83 किलोमीटर परिपथ जो है माँ गंगा का, वो मेरे ही विधानसभा क्षेत्र सहित अधिकांश मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में है। गंगा का प्रकृति यहाँ ऐसी है कि जो कटाव का तरीका होता है कि लगातार वो इलाके बदलते रहते हैं। आप जाएंगे तो पिछले साल जहाँ कटाव हो रहा था उसके 500 फीट 800 फीट आगे तक बालू निकल गया है, रेत निकल गया है। अब इसका जीवंत उदाहरण आपको राजमहल में मिलेगा कि राजमहल में जहाँ नमामि गंगे घाट जहाँ बना था हमारा, गंगा के किनारे, नदी के किनारे, एक बार घाट बना तो कटाव नीचे से होने के कारण वो घाट पूरा गिर गया। दोबारा उसी एजेंसी ने उसी लागत पर फिर घाट बनाया। इस बार घाट बना तो गंगा का पानी जो है स्वाभाविक रूप से वहाँ से लगभग 200 फीट आगे चला गया। तो यह गंगा का है, यहाँ उसका एक दिन का कारण नहीं है। फरक्का बैराज होने के कारण जो बालू का भराव होता है गंगा में, उसके कारण से गंगा की प्रकृति लगातार बदलते रहती है। और पिछले कार्यकाल में जहाँ जहाँ कटाव हुए थे उस समय, उन सारे कटावों पर कटाव रोधी कार्य लगातार प्रयास करने के बाद हम लोगों ने अपनी सरकार में हमने उसको पूरा कराने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्यजनक तरीके से कह सकते हैं कि अभी जो गंगा कटाव का स्थिति है, हम लोग बगल में यहाँ पुरानी साहेबगंज है, ओझा टोली के पास है, मलाही टोला है, उसके आगे एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बना हुआ है। पिछले दिनों यहाँ के उपायुक्त के माध्यम से हम लोगों ने NMCG के जो चेयरमैन हैं राजीव रंजन मिश्रा जी, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हमने भी आग्रह किया था और उन्होंने वहाँ से एक्सपर्ट को भी भेजा था, IIT रुड़की के प्राध्यापकों को भेजा था टीम लेकर के। तो कटाव की दिशा में जिस तेज गति से और संवेदनशीलता के साथ राज्य सरकार को काम करनी चाहिए थी, वह काम नहीं हो पा रहा है, उसकी गति धीमी है। और इस कारण से लग रहा है कि एक बड़ी आबादी जो है कटाव की चपेट में आ जाएगी। इसलिए यहाँ की जनता की जो मांग है उसको विधानसभा के पटल पर या माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके हो, राज्य सरकार के अधिकारियों से मिल करके हो, लगातार दबाव बनाया है हमने। अभी भी विधानसभा में उठाया था तो उन्होंने 4 स्थानों के बारे में कहा है कि उसकी तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है। आने वाला समय में उसको हम पूरा करेंगे। साहेबगंज बहुत पिछड़ा इलाका है, आगे क्या रोड मैप है विकास को लेकर? नहीं, विकास देखिए सीधी है। पहला, जैसे
माननीय नितिन गडकरी जी के सहयोग से यहाँ 4 लेन का निर्माण तेजी से चल रहा है। कार्य जमीन अधिग्रहण को लेकर के काफ़ी विलम्ब हुआ, 2-2.5 साल एक तरह से कह सकते हैं कि उसमें देरी हुआ। और आपके माध्यम से राज्य की जनता को हम बताना चाहते हैं कि सचमुच में हम पिछड़ा है, और ये आवाज़ साहेबगंज जिले वासियों का आवाज़ विधानसभा के पटल पर मैंने कई बार रखा है। जब से लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, उस आवाज़ को हमने रखा है। जब आधारभूत संरचनाएं खड़ी होगी, उसका तेज़ी से विकास होगा, तो सबसे बड़ा है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। और रोजगार का माध्यम केवल पहाड़ को उजाड़ करके हम उससे रोजगार का सृजन नहीं कर सकते हैं। कल पत्थर उद्योग, कल का जो पत्थर उद्योग था वो मैनुअल माइनिंग होती थी हमारे यहाँ। जब मैनुअल माइनिंग होती थी तो उसमें 200, 400, 1000, 10,000 लोग मजदूर हमारे यहाँ का काम करते थे। आज वो मैनुअल माइनिंग की जगह पर मशीनीकरण हो गया है, बड़े बड़े मशीन लग गए हैं, बड़े बड़े ये लग गए हैं। तो इसलिए हमारे प्राथमिकता में है कि आधारभूत संरचनाओं का तेज़ी से विकास करना। उन आधारभूत संरचनाओं के विकास में साहेबगंज तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कई काम ज़मीनी स्तर पर आज शुरू भी हो गए हैं। जैसे आप गंगा पुल का देख सकते हैं, बंदरगाह का देख सकते हैं। 4 लेन के निर्माण कार्य की गति और तेज़ करने का हमने संकल्प लिया कि इसकी गति और तेज़ कैसे हो। उसी प्रकार से साहेबगंज से लेकर के भामरा पोर्ट तक, यानी साहेबगंज से गोविंदपुर, गोविंदपुर से होते हुए बहरागोड़ा, बहरागोड़ा हो करके बहरागोड़ा से झांसूगोड़ा, झांसूगोड़ा से भामरा, यानी साहेबगंज बंदरगाह गंगा मार्ग से लेकर के समुद्री मार्ग तक एक पथ का माननीय नितिन गडकरी जी ने स्वीकृति दिया है सागरमाला परियोजना के तहत। उस पर तेजी से काम हो। उसी प्रकार से 5000 एकड़ का सागरमाला परियोजना के माध्यम से ही यहाँ पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की बात है। उस पर अभी ठंडे बस्ते में नई सरकार में मामला चला गया है। स्मार्ट सिटी बनाने का यहाँ हमने आदरणीय नितिन गडकरी जी ने संकल्प दिया। जमीन अधिग्रहण को लेकर के हो रहा था प्रारंभ में, अभी वो फिर भी वो ठंडे बस्ते में चला गया मामला। उसी प्रकार से यहाँ एयरपोर्ट का निर्माण को लेकर के 2018-19 में ही हमने कराया है स्वीकृति। भू अर्जन को लेकर के यहाँ बार बार जिला के पास आ रहा है। अभी पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और उन्होंने इस दिशा में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तो हम ये विश्वास करते हैं कि विकास की जो निरंतरता पिछले 5 वर्षों में हमने खड़ी की थी, वह गति रुकनी नहीं चाहिए। सरकारें आती है जाती है, लेकिन विकास शाश्वत है और वह संकल्पना निरंतरता के साथ वो लोगों तक उपलब्ध होना चाहिए। क्योंकि जब आधारभूत संरचनाएं खड़ी होगी, मैं आपके माध्यम से राज्य की जनता को ये बताना चाहते हैं कि अभी जब कोविड का संकट आया और लॉकडाउन प्रारंभ हुआ, तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते 5 साल तक मैं जनप्रतिनिधि था, मुझे भी पता नहीं था कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के 40,000 लोग, लगभग 40,000 लोग राज्य के बाहर अन्य राज्यों में जाकर के पड़े हुए हैं। जब उनके पास उनको कठिनाई में आए, उनके तक कठिनाई का समाधान कराने का हमने प्रयास किया, तब ध्यान में आया कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ से लोगों का पलायन हुआ है। वह पलायन उस शिक्षा के लिए भी है, वह पलायन रोजगार के लिए भी है। और ये इस दिशा में जब प्रयास प्रारंभ होगा, जब आधारभूत संरचनाएं खड़ी होगी, तो लोग क्यों जाएगा बाहर। अच्छा, साहेबगंज शहर में वाटर लॉगिंग की भी एक बहुत बड़ी समस्या है। उसको दूर करने के लिए क्या उपाय हैं, क्या योजनाएं बनी हैं तो कब तक इस वाटर लॉगिंग की समस्या से, यानी जल जमाव की समस्या से निजात साहेबगंज शहर के लोगों को मिल पाएगा? देखिए, हमने पहले कहा कि साहेबगंज का यह सौभाग्य है कि माँ गंगा का अविरल प्रवाह हमारे पास है। यहाँ माँ गंगा का एक तरफ अविरल प्रवाह भी है और सामने पहाड़ भी है, और पहाड़ का हम ज़बरदस्त तरीके से आज जो भी शासन में रहा हो, लेकिन आज दोहन जारी है। पहाड़ का उत्खनन हो रहा है। उत्खनन के कारण दूसरी ओर आबादी का दबाव लगातार बढ़ रहा है। उसका मास्टर प्लान को लेकर के कई बार पूर्ववर्ती सरकार में, इस सरकार में तो ऐसा प्रयास अभी तक नहीं हुआ है प्रारंभ, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार में जिला प्रशासन के स्तर पर हमने कई बार बैठकें की, खास करके सीवरेज के समय में, स्थापना के समय में। और हम लोगों ने कहा कि नहीं, सीवरेज के कारण जो पहले के जो नालियाँ थी, जो पूर्वत जो यहाँ का जल निकासी का बड़ा माध्यम होती थी, उन नालियों को कहीं पर भी प्रभावित नहीं किया गया सीवरेज को लेकर के। उसी के साथ साथ कई क्षेत्रों में हुआ कि इसका कैसे प्रयास किया जाए। तो जो खाली स्थान थे,
वहाँ आबादी का बसावट हो गया। आप देखेंगे कि आज से 20 साल 15 साल पहले का जो साहेबगंज था, रेलवे के किनारे किनारे कई स्थानों पर जल निकासी के लिए वो छोटे छोटे वहाँ पुलिया नुमा दिया हुआ था, ड्रेनेज दिया हुआ था। वो आबादी के बढ़ते दबाव के कारण और नगरपालिका के द्वारा नियंत्रण नहीं होने के कारण, दोनों बातें हैं। बेतरीब तरीके से साहेबगंज का विकास हो रहा है, आज भी जारी है। आज भी आप देखेंगे कि कई पहाड़ पर कई बड़े ऊंचे ऊंचे लोग घर बना लिए। जिन क्षेत्रों में पहाड़ में अचानक जब बारिश 2 दिन 3 दिन तक बारिश होता था, तो बारिश के कारण जब अचानक पहाड़ का पानी, जिसको कि स्थानीय भाषा में लोग बोहा कहते थे, यहाँ के स्थानीय लोग उसको बोहा कहते थे, जब अचानक पानी का तेज बहाव होता था तो वो पानी उतरने के साथ कई फैलता था। तो जहाँ पानी फैलाव होता था उस स्थान पर तो आबादी का दबाव हो गया, लोग घर बना लिए, नाले भी जो है कहीं ना कहीं अतिक्रमित हो गए। इस कारण से इस प्रकार का संकट होगा। और मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, सच स्वीकार करना चाहिए कि आने वाले 2-4 अगर लोग समय रहते, नगर प्रशासन, जिला प्रशासन और जो उस आबादी के बसाव क्षेत्र में कैचअप एरिया में बसने वाले जो लोग हैं, अगर नहीं सुधार करते हैं तो आने वाला 2-4-5 साल तक और ये संकट रहेगा। इसलिए हमने पिछले दिनों जिला प्रशासन के यहाँ के डीसी साहब को हमने कहा था कि पहाड़ के किनारे किनारे जहाँ से पानी का बहाव अचानक आता है, वहाँ किनारे किनारे एक पूरा हमने ड्रेनेज बनाने का सुझाव दिया है। कुछ दूरी तक ड्रेनेज बना भी है, लेकिन एक बड़े मास्टर प्लान तैयार करके उसका और एक बड़े ड्रेनेज बना करके फिर उस पानी को निकालने के बारे में विचार करना पड़ेगा, तभी इससे मुक्ति मिल सकती है। मौजूदा सरकार से कितना सहयोग मिल रहा है विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने में? देखिए, सच तो यह है कि अभी तक किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिला है। और ये सरकार पिछला 2 साल का, अभी 29 तारीख को उनका 2 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। मैं लगातार सदन के माध्यम से, सदन के बाहर भी, संजोग से सौभाग्य है, मैं अक्सर कहता हूँ उसको सौभाग्य मानता हूँ कि साहेबगंज जिले से इस सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं। एक और विधायक दल के नेता, जो अपने दल के विधायक दल का नेता है, जो यहाँ ग्रामीण विकास मंत्री है, वो भी साहेबगंज जिले से आते हैं। और विपक्ष के नाते कहिए कि एकमात्र विधायक राजमहल विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। लेकिन अभी तक सरकार के स्तर पर जो सहयोग विकास के कामों में होना चाहिए, जैसे मैंने ग्रामीण विकास मंत्री जी के बारे में कहा, अभी पिछले दिनों भी सदन चल रहा था तो उसमें भी मैंने ग्रामीण विकास मंत्री जी को कहा कि 2 साल होने जा रहे हैं सरकार के। पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार में हम लोग 35 किलोमीटर 25 किलोमीटर हर एक विधायक को सड़क मिलती थी। और मेरा दुर्भाग्य कहिए या साहेबगंज जिला का सौभाग्य कहिए या इस सरकार के द्वारा प्रतिक्रियावादी रणनीति कहिए कि 2 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में भी आज तक मेरे विधानसभा क्षेत्र में 1 किलोमीटर सड़क भी आज तक निर्माण नहीं हो पाया है। ग्रामीण सड़क, उसकी स्वीकृति नहीं हो पाई। वजह क्या है इसके पीछे? वजह नहीं, सरकार कदम चलना ही नहीं पा रही है। प्रशासनिक तंत्र विफल हो रहा है। सरकार के अंदर संवेदनशीलता का घोर अभाव है। राज्य सरकार संवेदनशील होकर के राज्य के आधारभूत संरचनाओं का विकास में, आप योजनाओं की चर्चा करते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी, कोविड का सब संकट आया था तो हमने देखा है, और हमने नहीं पूरा देश ने देखा कि कोविड के संकट में जहां एक और वैक्सीनेशन के लेकर के लगातार प्रयास किए, उसके निर्माण कार्य से लेकर के लोगों तक पहुंचाने को लेकर के, दूसरी ओर हमारा कोई गरीब भूखे न मरे, इसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से योजनाओं का सूत्रण किया। पूर्व से जो राशन मिलती थी उसके अलावा भी प्रति व्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न देश के 80 करोड़ लोगों तक पहुंचाने का काम किया। चाहे प्रधानमंत्री जनधन खाता योजना के माध्यम से गरीबों को राहत देने का काम हो। तो सरकार संकट का समय हो या उसी प्रकार से आधारभूत संरचनाओं का देखिए, आप अभी भी लगातार कई इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में मोदी सरकार, केंद्र सरकार का काम चल रहा है। कोविड संकट के काल में भी आज नितिन गडकरी जी जैसा मंत्री, जो कोविड के समय में तत्कालिक भले ही 2-4 महीना प्रभावित हुआ, लेकिन आप बाद में देखेंगे तो बाद में वह जो NH का गति का निर्माण का है, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की गति जो है दुगनी हो गई, लगभग दुगनी कर दी उन्होंने। लेकिन राज्य सरकार का आप देखिए, अब साहेबगंज से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है। मुझे 2-2 बार विधानसभा के अंदर, बरहेट विधानसभा उनका क्षेत्र पड़ता है, 2-2 बार मुख्य मार्ग के सड़क जो जर्जर हो गई है उसको लेकर के विधानसभा के पटल पर आवाज़ हमें उठानी पड़ी।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको लेकर के कैबिनेट से उसको कुछ राशि भी प्रावधानित किया, वो भी 2 महीना से ज़्यादा हो गया। लेकिन अभी आप साहेबगंज से बरहेट जाएंगे, आप एलईटी पाड़ा तक जाएंगे, आपको बदहाल सड़क मिलेगी। तो ये है संवेदनशीलता सरकार का। 3 साल बचे हैं, क्या साहेबगंज का विकास होगा? निश्चित रूप से होगा। जिस दौड़ में आज साहेबगंज चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश के 100 पिछड़े जो ज़िले हैं उसको आकांक्षी जिला का नाम दे करके, और उस क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पेयजल के क्षेत्र में, कुपोषण के क्षेत्र में, और उसके साथ साथ आधारभूत संरचनाओं के विकास के क्षेत्र में भी तेज़ी से विकास कैसे हो, इसको लेकर के समय समय पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपको ध्यान में होगा कि हमारे लगातार विधानसभा में उठाने के कारण लगातार राज्य सरकार ने यहाँ हमने एक डेयरी का तत्काल 50,000 लीटर दूध उत्पादन का यहाँ केंद्र स्थापित कराया है, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों शिलान्यास हुआ था। अब वह योजना मूर्त रूप ले लिया है। अब जल्द ही उसका लोकार्पण, ऐसे कार्य प्रारंभ हो गया है और मेधा डेयरी के नाम से ही उसको प्रारंभ लोगों ने किया है। लेकिन हमें विश्वास है कि हम जब बात करते हैं यहाँ के नौजवानों के रोजगार का, बात करते हैं स्थानीय नौजवानों के आधारभूत संरचनाओं के विकास का, तो उसके पीछे मेरी मंशा यही है कि पिछले 5 साल में हमने यहाँ ग्रामीण स्वरोजगार स्वावलंबन के लिए डेयरी का स्थापित कराया। साहेबगंज, राजमहल, उधवा, इन तीनों क्षेत्रों में हमने दूध कोल्ड स्टोरेज का निर्माण की स्वीकृति कराई, जिसका तेज़ी से काम चल रहा है। उधवा का तो तैयार भी हो गया। तो यहाँ का जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ एक तरफ जहाँ कृषि उत्पादक को कैसे उसको अधिक से अधिक ग्राह्य बनाई जाए, कृषि उत्पादन के मामले में कैसे ग्राह्य बनाई जाए, दूसरी तरफ आधारभूत संरचनाएं, सड़कों का जाल कैसे ठीक हो, बिजली ठीक कैसे हो, शैक्षिक रूप से साहेबगंज कैसे आगे बढ़े, ताकि यहाँ का शैक्षणिक क्षेत्र एक आदर्श मॉडल के रूप में हो, उस दिशा में लगातार प्रयत्नशील है। और उसी प्रकार से एक जो सामान्य नागरिक जीवन को जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, उस दिशा में भी मिलकर के हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और विकास में किसी प्रकार की राजनीति न हो, और हमने तो बहुत खुले मन से, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1-2 प्रयास जो किया था उसके खुले मन से स्वागत भी किया कि आप पहल किए हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद। अभी आपने देखा होगा कि हमने एक पीड़ित, कैंसर से पीड़ित मानवता था, उसको बीमारी था, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से विगत 6 महीना पहले पत्र दिया था, स्वयं भी मिल करके कहे थे कि इसको आर्थिक मदद का ज़रूरत है। तो अभी पर 2 दिन पहले ही रांची में उसको 50,000 का चेक प्रदान किया गया है, उस पीड़ित परिवार को बुला करके हमने दिया है। तो जो इस ज़िले के विकास के लिए ज़रूरी है, जो सामान्य नागरिक जीवन के विकास की ज़रूरी है, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि सरकार जिनकी भी हो, अगर विकास के लिए कहीं पर भी मुझे सर भी झुकाना पड़े तो मेरे मन में कोई बलाल नहीं है। इसलिए कि जनता ने विश्वास के साथ, जिन अपेक्षा और आकांक्षाओं के साथ लोगों ने, यहाँ के जनमानस ने मुझे आशीर्वाद दिया है, उन अपेक्षा और आकांक्षाओं को अंतिम सांस तक पूरा करने की दिशा में कोई कसर हम नहीं छोड़ने वाले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राजमहल विधानसभा से विधायक अनंत ओझा, जिनसे हमने विकास के मुद्दे पर बात की। किसी और दिन इनके साथ हम आपको लाइव जोड़ेंगे और आप अपने सवाल सीधे राजमहल के विधायक अनंत ओझा या किसी और शख्सियत से जोड़ेंगे, उनसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए मुझे और जयप्रकाश को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।